संसद बंधुओं कि जैसा कल क्रम था कार्यक्रम का शाखा में, उसी तरह से आज भी होगा। एक मीरा जी, आप अपना ऑडियो वीडियो चालू करके अपना उद्बोधन प्रारंभ कर सकते हैं। लीना जी। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वांना नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि ये मुझे वक्तव्य अपना हिंदी में देना है। कल हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि हमारे देश की जो भारतीय जो संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसका भविष्य हमें कैसा दिखता है, उस पर हमें कोई संकट दिखता है, कोई उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। और अगर थ्रेट बहुत ज्यादा है तो हमें उस संकट को समझना पड़ेगा, वरना हमारे लिए बहुत ही कष्टमय दिन आने वाले हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। तो हमारी संस्कृति आगे चल करके कैसी बनेगी, इसका उत्तर भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हमें ये जो अपनी संस्कृति की बातें कही गई हैं, अपनी फिलॉसफी की बातें कही गई हैं, इनसे हमारा परिचय है कि नहीं है, और अगर है तो यह परिचय हमें किस तरह से स्वीकार्य है। मिथ्या है इस रूप में स्वीकार्य है या सत्य है इस रूप में स्वीकार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास जाने अनजाने में सोचे बगैर या सोच विचार करके किया है, उन्होंने इस बात को बड़ी खूबी से समझा है कि जब तक यह भारतीय लोग अपनी संस्कृति को समझेंगे, जब तक ये भारतीय लोग गुरु शब्द की महिमा को समझेंगे, तब तक वे अपने आप को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहेंगे, ना कि विश्व शक्तिमान देश की हैसियत से समझना चाहेंगे। तो हम विश्व शक्तिमान भी हो सकते हैं, जैसे आज अमेरिका है या चीन अपने आप को क्लेम कर रहा है, या कहीं रशिया क्लेम कर रही है, या कहीं पूरा मुस्लिम समाज एक होकर के ये अपने आप को क्लेम कर रहा है। तो क्या हमारा लक्ष्य विश्व शक्तिमानता की ओर है या हमारा लक्ष्य विश्व गुरु होने की तरफ है? ये इन दो बातों का हमें विचार करना पड़ेगा। और जैसे हमारे यहाँ पहचान के जो 4 तरीके बताए गए, 4 निकष बताए गए हैं, क्या आपका समाज, आपका राष्ट्र और आपके राष्ट्र और समाज के अधिकांश व्यक्ति धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्माचरण में विश्वास रखते हैं। और जब धर्माचरण की बात आती है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धर्म जो है विश्व का, वह है सत्य। और यहाँ मैं धर्म शब्द का अर्थ वही ले रही हूँ जो हमारे वाङ्मय में है, अर्थात जो प्रकृति के नियमों के सम्मत है वह धर्म है। क्योंकि प्रकृति को धारण किया जा सके, समाज को धारण किया जा सके, वह धर्म है। अर्थात जो प्रकृति के नियमानुकूल है वह धर्म है। अगर आज रात है अभी, तो अभी मैं सो जाऊं, यही मेरा धर्म है। अगर आज दिन है तो मैं उठ करके काम करूं, यही मेरा धर्म है। तो इस धर्म की व्याख्या में सत्य कहाँ आता है? क्योंकि सत्य को हम दूसरे तरह की धार्मिकता के साथ जोड़ करके देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या मुझे करनी पड़ेगी कि सत्य क्या है। क्या यह प्रकृति का धर्म है सत्य? तो इसका उत्तर है जी हाँ। क्योंकि जब आप सत्य नहीं बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का विनाश करते हैं।
क्योंकि आपके मन में कुछ अलग बात आती है और आपके मुंह पर, आपकी वाणी में कुछ अलग बात प्रकट होती है, तो आपको एक ही काम के लिए 2 बार अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, अर्थात आपकी आधी ऊर्जा व्यय हो गई, बिना व्यर्थ हो गई। और प्रकृति, ऐसी व्यर्थता को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। और प्रकृति का पहला नियम है, ये प्रकृति धर्म है, कि जो गलती हुई उसकी सजा अवश्य मिलती है। अब आपके हाथ में है कि वह सजा या तो दोषी को मिले, या दोषी को अगर आपको बचाना है तो वह सजा पूरे समाज को मिलेगी। इसलिए सत्य जो है यह प्रकृति का धर्म है, और इसे हमारे मनीषियों ने पहचाना और इसीलिए कहा सत्यमेव जयते। तो क्या ये हमें मान्य है कि यह हमारे लिए गौरव की बात है? और जब तक यह गौरव हमारे पास नहीं रहेगा, तब तक मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति का भविष्य मुझे बड़ा ही फीका, धुंधला और एक, जैसे कहा जा सकता है कि कगार पर हम खड़े हैं, पर्वत के ऊंचे शिखर के ऐसे जगह पर कि जहां से अगर आपने एक पग आगे बढ़ाया तो आप नीचे गिरने वाले हैं, खाई में गिरने वाले हैं। ऐसी कगार पर हम खड़े हैं। तो क्या उस कगार पर हम अपना झंडा गाड़ करके विजय पताका लहराते हुए और सावधान होकर के और बहुत लंबे भविष्य की ओर देखते हुए अपने को बचाते हुए खड़े रह पाएंगे, या उस कगार से हम गिर करके नष्ट होने वाले हैं? ये बात है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने आपको 4 निकष बताए। उसमें पहला निकष बताया है धर्म का, दूसरा निकष बताया है अर्थ का, तीसरा निकष बताया है काम का अर्थात उपभोग का, और चौथा निकष बताया है मोक्ष का। और मोक्ष की संज्ञा, मोक्ष का वर्णन जो मैं समझती हूँ वो यही है कि जब आप उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं जहां आप संसार के सुख दुखों से मुक्त हो जाते हैं, वह मुक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो आपको समाज की ओर वापस मुड़ करके समाज को दिशा निर्देश करना होता है। और मेरे विचार से वही मोक्ष की व्याख्या है, न किसी अन्यत्र कहीं कोई स्वर्ग है और वहां मैं जाकर के स्वर्ग का सुख लेने वाली हूँ, ऐसी मेरी मोक्ष की व्याख्या नहीं है। और जिनके लिए वह मोक्ष की व्याख्या हो उनके लिए नचिकेत की कहानी मैं कहूंगी कि आग्रह पूर्वक कि उसे अवश्य पढ़िए, जहाँ नचिकेत ने कहा कि मुझे यह स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, मुझे इससे परे जो ज्ञान है वह ज्ञान चाहिए। और वह ज्ञान यमराज से ले करके नचिकेत वापस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर जिया, और उसका जो संवाद हुआ यमराज के साथ वही आज हम कठोपनिषद में पाते हैं। तो मोक्ष का अर्थ वापस समाज की तरफ मुड़ना ये है। और ये 4 बातें अगर आपके समाज में हैं तो आपका समाज सुसंस्कृत है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और हमें यही देखना पड़ेगा कि हमारे पास स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बहुत विपुल शब्द भंडार है, अर्थात विचार की शक्ति हमारे पास बहुत है, लेकिन हम उसे आज अन्वेषणा में नहीं लगा पा रहे हैं। जो कल मैंने बात कही थी चीन का उदाहरण दे करके कि चीन के पास आज अन्वेषणा की क्षमता है, आविष्कार करने की क्षमता है, क्योंकि उसने अपनी मातृभाषा पर, अपनी देश की भाषा पर बहुत अधिक ध्यान दिया। वह ध्यान हमने भुला दिया तो आज हमारे देश में रिसर्च का माहौल करीब करीब 0 पर आ पहुंचा है। इसको आगे लाए बिना हमारी देश की समृद्धि, और समृद्धि से अधिक मैं चिंतित हूं कि उस समृद्धि में अभ्युदय होगा या नहीं होगा। तो हमारे देश का अभ्युदय। दूसरी एक बात, जहां हमारे पास क्षमता है लेकिन हम उसको कचरे में डाल रहे हैं। तो एक तो मैंने बताया कि हमारे पास भाषाओं की क्षमता है, उसको हमने कचरे में डाल दिया है।
हमारे पास तत्व चिंतन की क्षमता है, तत्व दर्शन हमारे पास है, उसको हमने कचरे में डाल दिया है। हमारे पास एक ज्ञान के प्रसरण का तरीके हमारे गुरुओं ने अलग अलग प्रकार से बताए हैं। तो आज अगर आप पश्चिमी देश में जो शिक्षा की प्रणाली है उसको अगर आप देखते हैं, ज्ञान की प्रणाली अगर आप देखते हैं, तो आपको वो मोनोलिथिक दिखाई पड़ेगा। एक ही ढर्रे से वो विश्वास रखते हैं कि केवल इसी ढर्रे से पढ़ाई हो सकती है, इसी ढर्रे से ज्ञान बढ़ सकता है, इसी ढर्रे से ज्ञान पाया जा सकता है। जबकि हमारे देश में ज्ञान पाने के लिए अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। तो उन रास्तों की जानकारी हमारे पास है, हम उसका प्रयोग किए बगैर उनको भी हमने कचरे में डालने की ठान रखी है। हमारे पास, मैंने कहा कि वनस्पतियों की बहुतायत है, जितनी बायोडाइवर्सिटी वनस्पति के क्षेत्र में हमारे देश में है उतनी कहीं नहीं है। और उस बायोडाइवर्सिटी को पढ़ाई करते हुए, अध्ययन करते हुए, हमने आयुर्वेद नामक एक बहुत अच्छी चिकित्सा प्रणाली हमारे देश में आज सहस्रों वर्षों से चली आ रही है, आज हम उसको कचरे में डालने के लिए तुले हुए हैं। हमारे पास अत्युत्तम गोधन है, जो संसार के किसी भी देश से अधिक अच्छा और अधिक संख्या में गोधन हमारे देश में है, लेकिन हमने उसको भी कचरे में डाल रखा है। हमने दो बातें की हैं अपने गोधन के विषय में और अपनी कृषि के विषय में। पहले तो हमने कहा कि कृषि को रासायनिक खादों से भर दो ताकि अधिक अन्न उपजे, और ये करते करते हम ये हिसाब रखना भूल गए कि जब हम अधिक अन्न उपजा रहे हैं तो क्या वह अन्न पोषक भी है, क्या वह अन्न विषमय है या विषमुक्त है। ये सारी बातें पूछना हम भूल गए। पहले वर्ष में रासायनिक खाद डालकर एक जो बहुत उत्पन्न आया तो हम बड़े खुश हुए। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 20वें, 50वें, 70वें वर्ष तक हम वही करते रहे, और इस बात को नापना हम भूल गए कि जो विष हम रासायनिक खाद के माध्यम से कृषि में डाल रहे हैं, क्या वह विष एक्यूमुलेट होते होते, जमा होते होते अब हमारे अन्न में उतर रहा है। इस बात की सोच, इस बात का विचार, इस बात का शोध और इस बात का चिंतन और इस बात की दखल लेना हम भूल गए। तो अब हुआ यह है कि एक तरफ हमने कृषि को खराब करने की दिशा में मोड़ दिया है, दूसरी तरफ हमारे गोधन को हमने क्रॉस ब्रीड के चक्कर में हमारे देश की जो नस्लें थी, हमारे देश का जो गोधन था, उसकी जो ब्रीड्स थी, उनको नष्ट करके हम सारी की सारी क्रॉस ब्रीड ले आए हैं। और आयुर्वेद में अगर आप किसी भी वैद्य से कहेंगे, पूछेंगे, तो वो कहेगा कि जो रिजल्ट्स हमें देशी गोधन से मिलता है वह हमें क्रॉस ब्रीड से नहीं मिलता है। अब छोटी सी बात है कि हमारे देश का कोई भी आयुर्वेदिक संस्था, कोई भी मेडिकल संस्था, कोई भी पशु वैद्यकीय से जुड़ी हुई संस्था जो रिसर्च का दावा करती है, वो इस छोटी सी बात पे आज सामने आकर के एक गहन रिसर्च नहीं करना चाहती कि वाकई में देशी गाय के जो पंचगव्य हैं और जो विदेशी गाय के, क्रॉस ब्रीड गाय के पंचगव्य हैं, उनके रिजल्ट में एग्जैक्टली अंतर कहाँ और कितना आता है, ये प्रयोग भी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इतनी हमारी अन्वेषणा की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारा गोधन, हमारी कृषि, इन दोनों के बलबूते पर हम पूरे विश्व को ऑर्गेनिक या विषमुक्त अन्न की हम सप्लाई कर सकते हैं, या हम उनके लिए रेडी फूड सप्लाई कर सकते हैं। और ये संभावना कोरोना काल में बहुत तीव्रता से हमारे लिए उत्पन्न हुई, उसको भी हमने कचरे में डाल दिया है, क्योंकि हम इन बातों को सोचना नहीं चाहते। हमने अपनी आर्थिक व्याख्याएं, आर्थिक जो परिभाषाएं होती हैं, उनको भी हमने पूरी की पूरी तरह से पश्चिमी देशों से बोरो किया है। इसलिए आज हम ये कहते हैं कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ा है तो हम समृद्ध हैं,
और हम भूल जाते हैं कि आप अगर योग कर रहे हैं और योग करने के कारण आप बीमार नहीं पड़ते हैं और इसलिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, तो आपके देश का जीडीपी घटता है, बढ़ता नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, तब देश का जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि आर्थिक, जिसको हम कहते हैं कि आर्थिक व्यवहार बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ता है। और जीडीपी का अर्थ पश्चिमी देश बताते हैं कि जीडीपी का बढ़ना अर्थात समृद्धि पाना। तो समृद्धि का अर्थ है जीडीपी, जीडीपी का अर्थ है आर्थिक व्यवहार बढ़े, आर्थिक व्यवहार बढ़ने का अर्थ है आप जल्दी से जल्दी रोजाना बहुत सारी बीमारियां लेकर के बीमार पड़ते रहें, डॉक्टर के पास जाते रहें, दवाइयां खरीदते रहें, दवाइयां खाते रहें, ताकि देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो आपने देखा ये विरोधाभास कि स्वास्थ्य को हम देश की समृद्धि का प्रतीक नहीं मानते हैं, क्योंकि जब देश की जनता, देश का व्यक्ति स्वस्थ है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, वो देश की जीडीपी को खतरे में डाल रहा है। तो इस ऐसी विरोधाभासी परिभाषाओं को हमने स्वीकार किया, क्योंकि जो हमारे पास जो आर्थिक अभ्युदय की परिभाषाएं थी, उनको हमने कहा कि ये तो मिथ्या है, मैथोलॉजी है, मिथक है, असत्य है, झूठ है। तो इस बात को हमें पहचानना होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम ये किसके बहकावे में आकर के कर रहे हैं, और क्या हम उन्हें दोष देंगे जो हमें बहकाना चाहते हैं, या हम अपना दोष स्वीकार करेंगे कि हमारी आत्मिक कुंठा इतनी अधिक है कि हम उन तमाम दोषों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो दोष हम पे थोपे जा रहे हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम मिट्टी में हाथ डालते हो, अगर तुम गोबर से घर को या आंगन को लीपते हो, अर्थात अगर तुम गोबर में हाथ डालते हो तो तुम गंवार हो, क्षुद्र हो, तुम पे हंसा जा सकता है, तुम पे थूका जा सकता है। और वो हमें और पढ़ाते हैं कि अच्छा मान लो भूले भटके तुम्हें कहीं मिट्टी में या गोबर में हाथ डालने की जरूरत भी पड़ जाए ना, तो क्या करना, हम तुम्हें ग्लोव्स सप्लाई करेंगे, तुम ग्लोव्स पहनना, और वो वन टाइम यूज वाले ग्लोव्स होंगे, उन्हें पहन करके तुम अपना मिट्टी या खेत का या गोबर का काम कर लेना, फिर उन ग्लोव्स को उतार करके तुम फेंक देना और हमसे अगले दिन के लिए नया ग्लोव खरीद लेना। तो ग्लोव्स हम ये भूल रहे हैं। अब देखिए कि अगर एक व्यक्ति ग्लोव्स पहन करके मिट्टी में हाथ डाल रहा है, ग्लोव्स पहन करके खेती कर रहा है, तो हम कहेंगे वाह क्या समझदार, क्या आधुनिक, क्या विज्ञान परस्त ये व्यक्ति है। और अगर वह व्यक्ति हाथ से खेती, अपने खेत में कोई बीज बो रहा है, घास उखाड़ रहा है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को हाथ से छोटा कर रहा है, हाथ से अगर वो मिट्टी में कुछ भी काम कर रहा है, उसके हाथ में अगर मिट्टी लगी है तो हम कहते हैं ओ ये तो हंसने लायक, थूकने लायक गवार हो गया। तो ये परिभाषा हम जब तक स्वीकार कर रहे हैं तब तक मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा है। और इस ग्लानि से हम कैसे बचें, ये मुझे लगता है कि हमारे सामने सोचने का सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है।